नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सरीन बैंकिंग सॉल्यूशन। आज हम इस चैनल का दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज का जनरल बैंकिंग पर निर्धारित होगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जो आगे आने वाली वीडियो होगी उसकी इंटीमेशन आपको पहले मिल जाएगी। आज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, term loan account will be treated as NPA if interest or installment of the principal remain overdue for the period more than कितनी देर तक इंस्टॉलमेंट या ब्याज टर्म लोन में ओवरड्यू रहे तो वो अकाउंट एनपीए कंसीडर किया जाएगा 90 दिन। इसका राइट आंसर है कि टर्म लोन में 90 दिन तक अगर रिकवरी नहीं आती, इंटरेस्ट नहीं आता या उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं आती तो अकाउंट विल बी ट्रीटेड एज एनपीए अकाउंट। तो इसी प्रकार जो कैश क्रेडिट लिमिट है या ओवरड्राफ्ट लिमिट है उसको हम कब एनपीए कंसीडर करेंगे? जब वो आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब कब आउट ऑफ ऑर्डर कंसीडर कब करेंगे? जब वो उसमें आउटस्टैंडिंग है जो कंटिन्यूसली एक्सेस रहती है उसकी लिमिट सैंक्शन से 90 दिन के लिए, या उसमें क्रेडिट जो है पिछले 90 दिन में इतना नहीं हुआ कि जितना कि उसको डेबिट इंटरेस्ट हुआ है और वो रिकवर हो सके। तो इन दोनों केसों में ही अगर एक बात भी हो जाती है तो कैश क्रेडिट लिमिट या ओवरड्राफ्ट लिमिट विल बी ट्रीटेड एज ए एनपीए अकाउंट। अगला क्वेश्चन कि इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट thereon remain overdue for the two crops for the short durations, या the installment of the principal or interest thereon remain overdue for one crop season for the long duration। इसमें से दोनों में क्या सही है, दोनों स्टेटमेंट कौन सी सही है? इसका आंसर है कि ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट पीरियड के लिए दो अपना क्रॉप सेशन और लॉन्ग टर्म के लिए एक क्रॉप सेशन। अगर रिकवरी नहीं आती तो एनपीए कंसीडर करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द बिल परचेज्ड और बिल डिस्काउंटेड अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज एनपीए इफ द बिल रिमेन्स ओवरड्यू फॉर ए पीरियड मोर देन 90 days। अगर 90 दिन तक ओवरड्यू रहता है अकाउंट तो वो अकाउंट एनपीए कंसीडर किया जाए। पांचवा क्वेश्चन कि अनस्टम्प्ड डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड इन द केस ऑफ मॉर्गेज डीड, सेल डीड, पार्टीशन डीड। ये तीनों प्रकार के जो डीड्स हैं ये अगर अनस्टम्प्ड है तो बाद में इनको रेक्टिफाई नहीं किया जाता। नन ऑफ दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चेक ड्रॉन इन द फेवर ऑफ एक्स is crossed not negotiable and Mr. X endorses the check in the favor of Y for the valuable consideration. Y becomes a holder in due course, only a holder and a signee for the amount of the check. The check cannot be endorsed. In this case, Y become only a holder as कि जो नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो फर्दर एंडोर्स नहीं किया जा सकता है। इसका जवाब है ओनली ए होल्डर। अगला क्वेश्चन, ए बेयरर चेक विद द जर्नल क्लासेस इज पेड अक्रॉस द काउंटर टू द बेयरर ऑफ द चेक। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट द चेक वाज स्टोलन। इन दिस केस द बैंकर इज लायबल टू पे द ओरिजिनल ओनर ऑफ द चेक, liable to pay the true owner of the check, will not be liable since it is the bearer check and none of the above। इसका राइट आंसर है नंबर 2, बैंकर will be liable to the true owner of the check, क्योंकि उसने वो
जर्नल क्रॉसिंग वाला चेक जो कैश पे दे दिया। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज ए मटेरियल अल्ट्रेशन। एक चेक में ये कौन कौन सी चीजें हैं जो मटेरियल अल्ट्रेशन उसमें कंसीडर की जाएगी। नंबर 1, कन्वर्टिंग एंड एंडोर्समेंट इन ब्लैंक टू endorsement in full, crossing of an open check by the holder, conversion of the journal crossing into special crossing, conversion of order into bearer। ये ऊपर वाले तीनों चीजें कर सकता है तो मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं गिनी जाएगी। अगर ऑर्डर चेक को वो बेयर करता है तो वो अपना मटेरियल कन्वर्शन मानी जाएगी, अल्ट्रेशन मानी जाएगी। Next question, the paying banker is protected under the following for the payment of the check with forged signatures of the drawer. Under section 89 of Negotiation Instrument Act, under section 85, under section 131 of the National Negotiation Instrument Act, yeah, no protection is available। इन तीनों केसों में अगर फोर्ज चेक की पेमेंट बैंक ने कर दी तो बैंक ही उसका जिम्मेवार होगा, किसी तरह की भी प्रोटेक्शन उसको नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन, ए चेक फॉर ₹10,000 has been presented in clearing and check has been debited to the respective account and you receive a stop payment instruction from the drawer before the returning are sent by the branch. In this situation, you will return the check after cancelling the debit entry. Since account is already debited, you cannot accept the stop payment instruction. Third option, it is up to the bank to decide। इसका सही आंसर है कि आपको चेक वापस करना पड़ेगा, रिटर्न द चेक आफ्टर कैंसलिंग द डेबिट एंट्री, क्योंकि अभी तक हमने क्लियरिंग की वापसी नहीं भेजी। अगला क्वेश्चन, ए इज हैविंग ए करंट अकाउंट एंड मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड फॉर द अकाउंट करंट अकाउंट इज ₹5,000। द प्रेजेंट बैलेंस आउटस्टैंडिंग इन अकाउंट इज ₹6,000। ए चेक is presented in clearing for ₹6,000. Now you will return the check, you will pass the check, you will pass the check and close the account, or none of the above। आपको क्या करना पड़ेगा, you will pass the check। अगला क्वेश्चन, maximum amount of the loan covered under credit guarantee fund of for micro units। मैक्सिमम अमाउंट जो है लोन की वो अंडर क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स के अंदर कितनी अमाउंट तक कवर होता है, वो 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख और 15 लाख। राइट आंसर है 10 लाख। 10 लाख तक इसकी कवर होगी, उससे ज्यादा इसमें कवर नहीं होगी। व्हाट इज द मैक्सिमम इनकम लिमिट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अंडर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना। इसके तहत जो सही आंसर है वो है 3 लाख रुपया पर एनम। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इनकम की वो 3 लाख तक है, इससे ज्यादा तो इसमें लोन नहीं मिल पाएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट कैन बी अलाउड फॉर एजुकेशन पर्पस इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट। जो लड़कियों के लिए हम सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल रहे हैं उसमें हम कितने बच्चे की एजुकेशन के लिए कितने % तक अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। राइट आंसर है 50% ऑफ द फंड अवेलेबल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम डिपॉजिट पर ईयर इन सुकन्या समृद्धि योजना।
कन्या समृद्धि योजना में कम से कम साल में कितना पैसा जमा होना जरूरी चाहिए, मिनिमम डिपॉजिट कितना हम करवा सकते हैं, ₹250 पर एनम, जो कि अब चेंज होके मल्टीपल ऑफ 100 कर दिया गया है। हाँ जी, 16वां क्वेश्चन है, स्टैंड अप इंडिया लोन इज कवर्ड अंडर द गारंटी स्कीम। कौन सी गारंटी स्कीम में है ये कवर होता है? ये कवर होता है क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टैंड अप इंडिया लोन। अगला क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस वीडियो बेस्ड केवाईसी। हिंदुस्तान में कौन सा पहला बैंक ऐसा है जिसने वीडियो बेस्ड केवाईसी नाम को एक्सेप्टेंस दी है? यह है कोटक महिंद्रा बैंक। अगला क्वेश्चन है, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज सक्षम हैज बीन लॉन्च्ड बाय। ये सिद्धिवी द्वारा लॉन्च की गई है और ये सिद्धिवी और सिब्बल द्वारा लॉन्च किया गया एक कंप्रेहेंसिव फाइनेंशियल एजुकेशन एंड नॉलेज सिस्टम है, प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम अपना स्कोर दे सकते हैं कि हम कितनी अमाउंट तक इसमें लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंकर गेट प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 85 ऑफ नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881? कलेक्टिंग बैंकर, पेइंग बैंकर, इशूइंग बैंकर या ऑल ऑफ दी अबव? इनमें से जो पेइंग बैंकर है नंबर 2 पे, अंडर 85 सेक्शन के अंडर सिर्फ उसको ही प्रोटेक्शन मिलेगी, पेइंग बैंकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमेटी रिकमेंडेड टर्नओवर मेथड फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? नाइक कमेटी, टंडन कमेटी, नरसिम्हा कमेटी या घोष कमेटी? का नंबर 1 नाइक कमेटी की रिकमेंडेशन है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे लागू होती है। प्रोविजन ऑफ द सेफ्टी एक्ट पर द सरफेसी एक्ट आर एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? जो प्रोविजन है सरफेसी एक्ट की वो कहां लागू होती है? प्लेज ऑफ द गुड्स, ओनली मॉर्गेज प्रॉपर्टीज या सिक्योरिटीज that are not otherwise charged to the creditors, या security is charged to the creditor and not in the possession of the creditor? इसका सही आंसर है नंबर 4। जो सिक्योरिटीज बैंक के नाम तो कर दी गई हैं लेकिन उसका पोजेशन जो है बैंक के पास नहीं है, सरफेसी एक्ट सिर्फ उसी सिक्योरिटी पर लागू होगा, एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम अमाउंट विड्रॉ बाय द चेक from a saving account is ₹2, ₹1, ₹5 और ₹10। इसका सही आंसर है ₹5, यानी कि 3 नंबर है। ₹5 तक हम चेक से विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज ए कंट्रैक्ट ऑफ सिक्योरिटी या गारंटी या इंडेमनिटी या नन ऑफ अबव? इसका सही आंसर है ये 3 नंबर, इंडेमनिटी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हमें क्षतिपूर्ति करती है, उसका हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पर्सनल कलेक्टर सिक्योरिटी? सिक्योरिटी इन द शेप ऑफ टेंजिबल एसेट्स, कलेक्टर सिक्योरिटी गिवन बाय द थर्ड पार्टी या गारंटी प्रोवाइडेड बाय सिक्योरिंग द डेथ या कलेक्टर सिक्योरिटी गिवन बाय द बोरर बट इन द शेप ऑफ गुडविल एंड ट्रेडमार्क? इसका सही आंसर है कि जो कलेक्टर सिक्योरिटी थर्ड पार्टी द्वारा ली गई है उसको हम इम्पर्सनल कलेक्टर सिक्योरिटी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश रिजर्व रेशो CRR एज ऑन मार्च 20th 2021, जो नई पॉलिसी अप्रैल मॉनेटरी पॉलिसी अप्रैल 21 में अभी इन्होंने डिक्लेयर की है, उसमें जो CRR है वो 3% जरूरी है। 3% जो CRR है ये बैंक की नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज के टोटल का हमें 3% जो कैश के रूप में RBI के पास रखना पड़ता है,
जिसमें आरबीआई हमें किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं देता है इस अमाउंट पे, एज ए सिक्योरिटी उनके पास ये अमाउंट रहती है। अगला क्वेश्चन, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो एज ऑन अप्रैल 2021, ये 18%, और ये भी सेम है। इसको नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज का 18% जो है वो अलग कैश के रूप में, लिक्विडिटी के रूप में वो बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, जिसको वो लोन नहीं दे पाता, ताकि बैंक की जो लिक्विडिटी है वो सेफ्टी बनी रहे। वो आज रेट इसका 18% है। रेपो रेट एज ऑन अप्रैल 2021, इस समय इस पॉलिसी में कोई चेंज नहीं की गई रेपो रेट में, ये 4.4% था और ये 4% ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व रेपो रेट एज ऑन अप्रैल 2021, ये रेपो रेट में भी, रिवर्स रेपो रेट में भी कोई चेंजेस नहीं की गई, ये भी 3.35% ही है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या बैंक रेट, ये एज ऑन अप्रैल 2021 ये 4.25 4.25% है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एज एंट्री फॉर द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना? इसकी एज है 18 से 50 साल तक इसमें एंट्री की जा सकती है, और जो 50 साल का इसमें एंट्री कर गया है उसका जो 55 साल तक वो कंटिन्यूस इसमें बीमा चलता रहेगा। थैंक्स वेरी मच।